हाय एवरीबॉडी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म में आज हम लोग 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। कॉम्प्लेक्सिटी एंड वैरायटी। इंग्लैंड में 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्रिटिकल थियरी एंड प्रैक्टिस का एक बिविल्डरिंग वैरायटी को प्रेजेंट करता है। बिविल्डरिंग वैरायटी से मेरा तात्पर्य है वेरी कंफ्यूजिंग, perplexing due to a very large choice being available. Psychology, anthropology, sociology, economics इत्यादि में न्यू डिस्कवरीज ने क्रिटिकल मेथड्स में एक रिवॉल्यूशन लाया है, जिनके परिणाम स्वरूप मॉडर्न क्रिटिसिज्म 19th सेंचुरी के क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भिन्न है। आई ए रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस, विलियम इम्सन जैसे क्रिटिक्स ने ओल्ड राइटर्स के इंटरप्रिटेशंस का पूर्णतः न्यू वर्जन दिया है और उन्हें पूर्णतः न्यू व्यू में प्रेजेंट किया है। उनके अचीवमेंट का इम्पोर्टेंस अभी भी रियलाइज नहीं किया गया है। द ओल्डर ट्रेडिशंस। नाउ वी अंडरस्टैंड द ओल्डर ट्रेडिशन विच वाज बिफोर द 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग के पहले दो ट्रेडिशंस था। फर्स्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, abstract और साइंटिफिक ट्रेडिशन। मीन्स पहला था मैथ्यू अर्नोल्ड ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन में उन्होंने इंटेलेक्चुअल, abstract और साइंटिफिक वे को बताया था। एंड द सेकंड वन इज द एस्थेटिक इम्प्रेशनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ वाल्टर पैटर। मीन्स वाल्टर पैटर की सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाववादी ट्रेडिशन। पैटर ने आर्ट फॉर आर्ट्स सेक की थियरी का पक्ष लिया, जबकि अर्नोल्ड ने पोएट्री की टेस्ट हाई सीरियसनेस और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ से किया। मैथ्यू अर्नोल्ड का इन्फ्लुएंस सर्वव्यापी और निरंतर था। यही कारण है कि टी.एस. इलियट ने रिमार्क दिया था कि हम लोग अभी भी अर्नोल्ड के क्रिटिकल ट्रेडिशन में रह रहे प्रतीत होते हैं। विल्बर स्कॉट्स लिखते हैं, by and large means generally early critics मैथ्यू अर्नोल्ड के ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे थे, यद्यपि उनके लेस इम्पोर्टेंट कॉलिग्स ने अर्नोल्ड के हाई सीरियसनेस को जेंटल रिस्पेक्टेबिलिटी में डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट मीन्स टू वीकेन। सामान्य तौर पर वे लोग थॉटफुल, निष्पक्ष विचार वाले समर्थक थे, लेकिन वे लोग नियरेस्ट फ्यूचर के क्रिटिसिज्म के बीजों को जर्मिनेट करने में असमर्थ प्रतीत हुए। वर्तमान दृष्टिकोण से वे लोग फोर्सेस के स्पोक्समैन थे जो रिजेक्ट किए जाने के प्रोसेस में थे। दूसरी ओर ब्लूम्सबरी ग्रुप्स के क्रिटिक्स ई.एम. फॉस्टर, विर्गिनिया वुल्फ, लाइटन स्ट्रॉबेरी और क्लीव वेल के लिए पैटर प्रेरणा के स्रोत रहे। इन क्रिटिक्स के अनुसार इंजॉयमेंट ऑफ आर्ट और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी ह्यूमन लाइफ और आर्ट के लिए बहुत अच्छा गुण था और इसीलिए आर्ट को मॉडलिटी के जंजीरों से मुक्त किया जाना चाहिए था। उनका क्रिटिसिज्म इम्प्रेशनिस्टिक था। वे लोग प्लेजर के आधार पर लिटरेचर के वर्क का आकलन करते थे। एकेडमिक क्रिटिसिज्म। ये दोनों ट्रेडिशन मीन्स मैथ्यू अर्नोल्ड ट्रेडिशन और पैटर ट्रेडिशन 20th सेंचुरी में डेप्थ तक कंटिन्यू था और इंस्पायरेशन का कांस्टेंट सोर्स था। लेकिन सेंचुरी के ओपनिंग ईयर्स में हम लोगों को कोई भी ओरिजिनल क्रिटिक नहीं मिला जिसके पास डेफिनिट और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एकेडमिक था, डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का वर्क था। वे लोग फेमस स्कॉलर्स थे और वे लोग कड़ी मेहनत से फैक्ट्स, बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल कलेक्ट करते थे और इन फैक्ट्स के आधार पर एक राइटर को इवेल्युएट करते थे। लेकिन उन लोगों में एग्जैक्ट व्यू की कमी थी और उन लोगों ने कोई नया थियरी या प्रिंसिपल को ओरिजिनेट भी नहीं किया था।
इन स्कॉलर क्रिटिक्स में मुख्य थे जॉर्ज सेंसबरी, एडवर्ड डाउडेन, एसी ब्रैडली, ओलिवर इल्टन, डब्ल्यू केर, डब्ल्यू जे कोर्थॉप इत्यादि। ये लोग विक्टोरियन एरा के लास्ट क्वार्टर में काम करना शुरू किया और इनकी रचनाएं अभी भी जारी है। स्कॉलर्स का एक दूसरा ग्रुप भी था जो टेक्सचुअल इमेंडेशन मीन्स द एक्ट ऑफ अल्टरिंग पर अपने ध्यान को समर्पित किया था। विशिष्ट स्कॉलर्स जैसे फर्नेस, टॉवर विल्सन, ग्रेग पोलार्ड ने ओल्ड टेक्स्ट के ऑथेंटिक वर्जन तक पहुंचने का कोशिश किया। नाउ वी अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.ई. हल in the 20th century criticism. The only original critic T.E. Hull थे जिन्होंने टी.एस. इलियट पर कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस दिया था and also on the whole course of criticism in the century. टी.ई. हल का पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजियस, क्लासिकल और ट्रेजिक था। एक्सिस्टेंशियलिस्ट के साथ वे भी बिलीव करते थे कि ट्रेजेडी ह्यूमन लाइफ का सेंट्रल फैक्ट है और यह हमेशा ह्यूमन प्रेडिकामेंट रहा है। ह्यूमन प्रेडिकामेंट का मतलब हुआ मानव की दुर्दशा का कारण रहा है। मनुष्य हमेशा पीड़ित रहा है और यह सफरिंग्स उसके अपने इम्परफेक्शन से पैदा होता है। मनुष्य इम्परफेक्ट और फाइनाइट है, जबकि गॉड परफेक्ट और इनफाइनाइट होते हैं। मानव के इम्परफेक्शन और फाइनाइट्यूड के दो कंक्लूजन मिलता है। क्योंकि मानव इम्परफेक्ट होता है, इसीलिए इंस्पायरेशन अकेले सेफ गार्ड मीन्स सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं है, और चूंकि मानव फाइनाइट होता है, इसलिए वह परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकता है। और फाइनाइट्यूड नॉन ह्यूमन या सुपरनल होता है। यहाँ नॉन ह्यूमन या सुपरनल का अर्थ है रिलेटेड टू हेवन और टू द स्काई। इस तरह टी हल्म ने पोएट्री के रोमांटिक कंसेप्ट्स को इंस्पायरेशन के रूप में और विक्टोरियन और डार्विनियन फेथ इन अनलिमिटेड प्रोग्रेस दोनों को रिजेक्ट कर दिया। अतः इन पॉइंट ऑफ व्यू एंटी रोमांटिक और एंटी ह्यूमनिस्ट था। वे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की आवश्यकताओं का एडवोकेसी किया और इस तरह से वे लिटरेचर में क्लासिकल रिवाइवल को सपोर्ट किया। इसके बारे में टी.एस. इलियट ने भी एडवोकेसी किया था। टी.एस. इलियट ने रोमांटिसिज्म और ह्यूमनिस्ट के विरुद्ध रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग किया और क्लासिकल रिवाइवल के लिए बहुत कुछ किया। इसके अलावा टी हल्म ने पॉइंट आउट किया कि पोएट्री को पोएट के माइंड से गुजरने वाले अस्पष्ट क्षणभंगुर इंप्रेशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए और यह केवल तब किया जा सकता है जब वर्स फॉर्म लूज और फ्लेक्सिबल बनाया गया हो, और इसलिए वे वर्स लिवर और फ्री वर्स के पावरफुल एडवोकेट बन गए। उन्होंने यह भी कहा कि पोएट को सॉलिड, कंक्रीट और क्लियर इमेजेस के माध्यम से अपने कंसेप्ट्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, और इस तरह से टी हल्म, इजरा पाउंड और दूसरे इमेजिस्ट स्कूल के पोएट्स के लिए एक इंस्पायरेशन के सोर्स बन गए। नाउ वी अंडरस्टैंड सम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस व्हिच अकर्ड इन द 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इंग्लिश इंसुलरिटी शुरू हुआ। इंसुलरिटी मीन्स सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और इंग्लैंड में यूरोप से आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस आने लगे। इसके लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अफेक्ट किया। सबसे पहले मार्क्स का इन्फ्लुएंस था। मार्क्स का इन्फ्लुएंस कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल था। राइटर्स को क्लास कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में एनालाइज और इंटरप्रेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, डेविड डैचेस अपनी किताब सोसाइटी एंड लिटरेचर में दिखाया कि किस प्रकार
इकोनॉमिक ट्रेंड्स लिटरेचर में रिफ्लेक्ट किया गया। क्रिस्टोफर कॉडवेल ने सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के बैकग्राउंड के खिलाफ शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और दूसरे रोमांटिक पोएट्स का स्टडी किया। पैटर का एस्थेटिसिज्म रिजेक्ट कर दिया गया और लिटरेचर बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट कर रहे एक सोशल एक्टिविटी के रूप में देखा गया। अतः 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म में सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का फॉरेन इन्फ्लुएंस देखा गया। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, डेविड डैचेस और क्रिस्टोफर कॉडवेल ने इकोनॉमिक और सोशल ट्रेंड्स को बताया, इसलिए इनकी रचनाएं पसंद किया गया। जबकि पैटर्न ने रोमांटिक ट्रेंड्स को दिया तो इनकी रचना रिजेक्ट कर दिया गया। एक्सप्रेशनिज्म सेकेंड फॉरेन इन्फ्लुएंस के रूप में एक्सप्रेशनिज्म था। एक्सप्रेशनिज्म में इटालियन क्रिटिक बेनेडेटो का इन्फ्लुएंस प्रभावी था। इनके अनुसार आर्ट इज एक्सप्रेशन एंड क्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मीन्स कला अभिव्यक्ति है और आलोचना उस अभिव्यक्ति का अध्ययन है। एक्सप्रेशनिज्म के बारे में बेनेडेटो कहते हैं कि पोएट के माइंड में जो भी विविड पिक्चर्स उठ रहे हो उसे ऑर्गेनाइजेशन में अटेम्प्ट के बिना तुरंत और पूर्ण रूप से एक्सप्रेस कर देना चाहिए। एक्सप्रेशनिस्टिक राइटिंग पोएट के कंसर्सनेस के माध्यम से पलायन करने वाली वैगू सेंसेशंस के फ्रैगमेंट्री और काइटिक नेचर को ध्यान में रखते हुए टूटने और खंडित होने के लिए बाध्य। क्लॉक का टीचिंग इंग्लैंड में क्रिएटिव और लिटरेरी एक्टिविटी पर फार रीचिंग इम्पैक्ट था। प्योरिलिज्म एक्सप्रेशनिज्म से क्लोजली कनेक्टेड एक फ्रेंच थियरी है जिसे प्योरिलिज्म कहा जाता है। प्योरिलिज्म मीन्स अति यथार्थवाद। यह मेनली एक आर्ट थियरी है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी क्रिएशन में अप्लाई किया जाता है। प्योरिलिज्म आर्टिस्टिक क्रिएशन टू ड्रीम्स और स्पिरिट्स के इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है, जो पोएट को अपने फॉर्म्स एंड इमेजेस से इंस्पायर करता है। हर्बर्ट रीड उन इंग्लिश क्रिटिक्स में से एक थे जिन्होंने इस इन्फ्लुएंस को रिवील किया था। द साइकोलॉजिकल अप्रोच मेनली आई ए रिचर्ड्स। इन इन्फ्लुएंस में फ्रूड, कार्ल जंग और बर्गसन मॉडर्न साइकोलॉजी के टीचिंग्स के साथ शामिल हुए और इसे मजबूत भी किया। फ्रूड मानते थे कि सेपरेशन ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेशन एंड न्यूरोसिस। इसका अर्थ है सेक्स वृत्ति के दमन से फ्रस्ट्रेशन और न्यूरोसिस होता है। न्यूरोसिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय न्यूरॉन और आर्ट इस न्यूरोसिस के केवल एक सब्लिमेटेड एक्सप्रेशन है। पास्ट राइटर्स और इनके वर्क्स को एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए साइकोलॉजिकल थियरीज का यूज होता था। आई ए रिचर्ड्स साइकोलॉजिकल स्कूल के सबसे आउटस्टैंडिंग क्रिटिक हैं। इनके अनुसार द प्लेजर ऑफ लिटरेचर arises from the fact that it brings about a healthy equilibrium between the instincts and impulses of the readers. Means, लिटरेचर का प्लेजर इस फैक्ट से उत्पन्न होता है कि यह रीडर्स की प्रवृत्ति और आवेगों के बीच एक हेल्दी बैलेंस लाता है। टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिक्स। वर्ल्ड वॉर II के बाद न्यू क्रिटिक्स का इन्फ्लुएंस हुआ। इस शब्द को पहली बार J.E. स्पिंगर ने दिया, यद्यपि P.E. हेल्म के राइटिंग में इस न्यू क्रिटिसिज्म का ओरिजिन था। यह मुख्य रूप से अमेरिकन मूवमेंट है। अमेरिका में इसके चीफ एक्सपोनेंट्स के रूप में केनेथ बर्ग, जॉन क्रॉव रैंसम, एलन टेट, रिचर्ड ब्लैकमर, क्लिंथ ब्रुक्स इत्यादि को माना जाता है और इंग्लैंड में लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट, F.R. लेविस, विलियम इम्सन इत्यादि को माना जाता है। न्यू क्रिटिक्स बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और कंपैरेटिव अप्रोच ऑफ कन्वेंशनल क्रिटिसिज्म का अपोज करते हैं। इसी प्रकार वे लोग क्रिटिसिज्म के पर्पस के लिए लिटरेचर के ट्रेडिशनल डिवीजन
पीरियड्स और ग्रुप्स को रिजेक्ट करते हैं। ऐसे कंसिडरेशन को एक्सटर्नल और इरिलीवेंट माना जाता है और वर्क ऑफ आर्ट को केवल इसके मेरिट्स पर जज किया है। न्यू क्रिटिक्स का क्रिटिसिज्म इंट्रिंसिक और ऑन्टोलॉजिकल होता है। पोएम एक लिटरेचर का भाग है जिसमें टेक्स्ट के स्टडी और इसके वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर जोर दिया जाता है। पोएम का म्यूजिक, इसमें इमेजरी और वर्सिफिकेशन, इसका टोटल स्ट्रक्चर को इसके अर्थ तक पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्ड्स का उनके साउंड और इमोशनल एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को स्टडी किया जाना चाहिए। न्यू क्रिटिसिज्म मुख्य रूप से टेक्सचुअल है और न्यू क्रिटिक्स में अपने अध्ययन और एक्सप्लेनेशन के द्वारा साहित्य के लिए वैल्यूएबल सर्विस दिया है। इलियट वर्क ऑफ आर्ट के क्लोज स्क्रूटनी के खिलाफ हैं, जबकि न्यू स्कूल के क्रिटिक्स के साथ जुड़ाव है। द पोएम का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन इलियट लेमन स्क्वीजर क्रिटिक्स के विरुद्ध थे, जो वर्ड्स को बहुत नजदीकी से प्रेस करता था। सिंबॉलिक एंड आर्किटाइपल अप्रोचेज रिसेंट क्रिटिसिज्म के दो दूसरे अप्रोचेज के रूप में सिंबोलिस्टिक अप्रोच और आर्किटाइपल अप्रोच है। सिंबोलिस्ट हिडन मीनिंग और सिग्निफिकेंसेस को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। आर्किटाइपल अप्रोच इन दिनों मूड ऑफ द टाइम है। यह वर्क ऑफ आर्ट में कुछ बेसिक कल्चरल पैटर्न की उपस्थिति को दिखाने की कोशिश करता है। इस स्कूल के क्रिटिक विश्वास करते हैं कि सिविलाइज्ड मैन, हालांकि अनजाने में, ज्ञान के इन प्री हिस्टोरिकल एरियाज को प्रिजर्व करता है, जिसे उसने पौराणिकता में स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस किया। Now we come to the conclusion that English literary criticism in the 20th century is a mixed medley of the old and new. The critical scene in the 20th century is complex and varied. During the early years of the century, both the Arnold tradition and the Pater tradition continued to be followed. There are also academic critics who are professors and profound scholars rather than original thinkers and innovators. The reviews do much to diffuse critical knowledge. There are also the neoclassics, the most illustrious of them being T.S. Eliot, who seeks to counter the faults of impressionistic criticism by appealing to tradition and authority. The approach of I.A. Richards, on the other hand, is psychological. In more recent times, we see the rise of the new critics who emphasize the study of the text to the entire exclusion of other concerns, biographical, historical, sociological, etc. This emphasis on the study of the text, word by word and line by line, has resulted in new and valuable interpretations of existing masterpieces. In England, F.R. Lewis is one of the most competent critics of the textual school. There are also various other approaches to criticism, such as moral, psychological, archetypal, symbolistic, expressionistic. Such immense variety is bewildering and chaotic, and it is too early to predict which particular approach has a permanent validity and significance and which is merely ephemeral. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि 20th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म ओल्ड और न्यू क्रिटिसिज्म का मिश्रण है। 20th सेंचुरी में क्रिटिकल सीन कॉम्प्लेक्स और भिन्न था। सेंचुरी के अर्ली ईयर्स के दौरान आर्नोल्ड ट्रेडिशन और पैटर ट्रेडिशन दोनों जारी रहा। एकेडमिक क्रिटिक्स भी थे जो ओरिजिनल थिंकर्स और इनोवेटर्स की अपेक्षा प्रोफेसर्स और ग्रेट स्कॉलर्स थे। द रिव्यूज ने क्रिटिकल नॉलेज बहुत अधिक फैला दिया। नियो क्लासिक्स में टी.एस. इलियट भी थे
जिन्होंने ट्रेडिशन और ऑथोरिटी का अपील करते हैं और इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म के फॉल्स का सामना किया। दूसरी तरफ आईए रिचर्ड्स का अप्रोच साइकोलॉजिकल था। इसके अलावा रिसेंट टाइम में हम लोग न्यू क्रिटिक्स के उदय को देखते हैं जो टेक्स्ट के स्टडी को अन्य विचारों बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल इत्यादि के संपूर्ण बहिष्कार पर जोर देते हैं तथा स्टडी ऑफ द टेक्स्ट के साथ साथ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सिस्टिंग वर्क्स के वैल्यूएबल इंटरप्रिटेशंस का व्याख्या किया। इंग्लैंड में एफ आर लेविस टेक्सुअल स्कूल के सबसे सक्षम क्रिटिक थे। क्रिटिसिज्म के अन्य दूसरे अप्रोचेज जैसे मोरल, सोशियोलॉजिकल, आर्किटाइपल, सिंबलिस्टिक, एक्सप्रेशनिस्टिक भी है। इस तरह की विशाल विविधता भयावह और अराजक है और यह भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी है कि इस अप्रोच के पास परमानेंट वैलिडिटी और इम्पोर्टेंस है और कौन केवल इफेमेरल है। इफेमेरल मीन्स क्षणभंगुर है। इस तरह 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म समाप्त हुआ। यह मॉडर्न एज क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। इस क्रिटिसिज्म में अनेक क्रिटिक्स टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस इत्यादि थे जिनके कंट्रीब्यूशन इन द क्रिटिसिज्म के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।